मेरे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं और पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, अलग-अलग नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप देखे, सुने, पढ़े जाते हैं और सबसे ज़्यादा बेहतर तो मैं आपको ट्विटर पे देखता हूँ यानी कि एक्स पर। वहाँ से जो चीज़ें निकाल कर आप लाते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो वाक़ई अद्भुत है, बेहतर है। मैं सबसे सीधा सवाल क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, वैसे देश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको पीडीए एक्सपर्ट समझता हूँ। तो क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं, वो पीडीए को लेकर हमेशा बात करते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर बात करते हैं। मैं बिहार होकर आया, इलेक्शन के लिए थोड़ा कुछ काम था तो इसलिए मैं गया हुआ था। तो वहाँ पर भी जातिगत जनगणना की बातचीत चल रही थी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनुपम सर, उत्तर प्रदेश पे जातिगत जनगणना क्या अखिलेश यादव या फिर उन तमाम लोगों को फायदा देगी अगर जातिगत जनगणना होगी सीधे तौर पर, या फिर ये बीजेपी को दूसरे तरीके से फायदा देगी योगी आदित्यनाथ को? जी। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर जितना बवाल आप बिहार में देखते हैं, उतना उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इतने साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक बिहार में कोई चेहरा नहीं दे पाई। लगातार चेहरे बदलते रहते हैं। ज़माने तक आप सुशील मोदी को लेकर चलते रहे। सुशील मोदी एक जिसे कहना चाहिए पार्टी के नेता तो हो गए, लेकिन लोकप्रिय नेता, जनसाधारण के नेता नहीं हो पाए। फिर आपने अलग-अलग कॉम्बिनेशंस, अलग-अलग प्रयास आपके लगातार जारी हैं। अभी तक आप बिहार में एक कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं दे पाए। तो इसलिए झक मार के आपको नीतीश कुमार के पीछे चलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ये बात नहीं। उत्तर प्रदेश ने ना सिर्फ भाजपा ने एक चेहरा दे दिया है, बल्कि आज वो चेहरा, योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, आज वो चेहरा उत्तर प्रदेश ही क्या, देश ही क्या, अब आप देखें दुनिया में बड़ा पॉपुलर चेहरा हो गया। मतलब जिस समय योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था कि सब लोग चौंक गए थे, यहाँ तक कि मैं भी चौंक गया था। मेरी सब मतलब, और हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सुखद अनुभव था। गिरुआ पहने हुए एक सन्यासी को इस तरह सत्ता में बैठे देखना बड़ा सुखद अनुभव था। मुझे याद है एक जमाने में एनटी रामाराव गिरुआ पहन के मुख्यमंत्री पद पे आसीन होते थे। तो लेकिन एनटी रामाराव चूंकि एक फिल्म एक्टर थे तो उनकी वो बात नहीं थी, और योगी आए तो वो गिरुआ पहन के बैठे और भगवा पहन के बैठे, और उन्होंने वो जो कुर्सी के पीछे तौलिया रहती है सफेद रंग की, वो भी बदल डाली, वो भी भगवा कलर की हो गई। और कुछ ही दिनों में योगी ने अपने अंदाज से, बेबाक अंदाज से, मतलब वो एक इन लोगों को नजर आया कि एक राजनेता ऐसा भी है जिसकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था में हम तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने महाकुंभ करा के दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि साहब किस तरह हर जाति और हर वर्ग का व्यक्ति एक साथ बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और वहीं नहा रहा है। तो वहीं पे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी नहा रहे हैं, वहीं पड़ोस में उनका ड्राइवर नहा रहा है, और सब एक साथ हो रहा है। तो और इसी के चलते ये जो कुंभ था, जो महाकुंभ था, ये विपक्ष को बहुत ज्यादा विचलित कर गया। और आप देखिए कि ये शायद पहली बार ऐसा कोई कुंभ मेला होगा जिसके ऊपर पूरा विपक्ष हावी हो गया, और ऐसी ऐसी गालियां दी गई कुंभ मेले को। उसके पानी को मृत, उसको ममता बनर्जी ने मृत कुंभ बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद और एमएलए, बावजूद इसके कि अखिलेश यादव खुद आए थे यहाँ पे, उसके बाद भी कह रहे थे कि जो कुंभ के पानी से नहाएगा वो मर जाएगा। मतलब आप देखें कि शायद ही किसी पार्टी का कोई नेता बचा होगा। लालू यादव की पार्टी लगातार हमलावर, कांग्रेस हमलावर, सबके सब मिलकर कुंभ पे। क्यों? क्योंकि कुंभ कुंभ जो एक अलग मैसेज दे रहा था कि साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन जब बात सनातन की आती तो सारे सनातनी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। और 66 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो गए साहब। किसी के लिए भी परेशान करने वाली बात थी। लग रहा था कि इसके आधे लोगों ने भी वोट दे दिया तो हमारा तो बाजा बच जाएगा। और फिर आपने देखा कि साहब कुंभ पे हमला हुआ, सनातन पे हमला हुआ। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये कुंभ के पहले से शुरू हो गया था। अखिलेश यादव ने पहले लगातार, वो ऐसे लोगों को आगे करते हैं, खुद तो वो अपना मंदिर मंदिर जाके फोटो ट्वीट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आगे करते हैं जो सनातन पे हमला करते रहते हैं। लंबे समय तक आपने देखा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बगल में लेके चलते रहे, और स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाते रहे। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को
अयोध्या नरेश डिक्लेयर कर दिया, एक ऐसा टाइटल जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए है, तो उन्होंने उनको अयोध्या नरेश डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब वो उपचुनाव में बुरी तरह उनका लड़का हार गया तो उन्होंने उसको छोड़ा। उसकी देखिए अखिलेश यादव का क्या है, उनको लग रहा है कि साहब बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह पिट चुकी है, वो जीरो पे चली जाती है, लोकसभा विधानसभा हर जगह, तो उन्हें लगता है कि साहब दलित वोट पकड़ने का इससे अच्छी कोई मौका नहीं है। अच्छा, उनको 2024 में कुछ दलित वोट मिला भी, इससे भी इनकार नहीं है, खासतौर से पासी वोट, क्योंकि पासी के जितने पासी समाज से जितने नेता आते हैं, इंद्रजीत सरोज, आर के चौधरी, अवधेश प्रसाद, ये सब के सब आपको सपा में नजर आते हैं। हकीकत ये कि पासी समाज का कोई बड़ा नेता भाजपा के पास है ही नहीं, तो अब वो अपना चाह रहे कि साहब बसपा का पूरा वोट बैंक हमारी जेब में आ जाए। तो पहले उन्होंने अवधेश प्रसाद को आगे किया, उसके बाद आप देखिए उन्होंने रामजी लाल सुमन को आगे किया। रामजी लाल सुमन के हवाले से उन्होंने हिंदुओं को ही गद्दार कहा डाला और दिखाने की कोशिश की कि जैसे रामजी लाल सुमन जो हैं एक दलित है और उनको करणी सेना से भिड़ा दिया, और करणी सेना को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। हकीकत है कि करणी सेना तो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ, आदित्यनाथ के खिलाफ बोलती रही है। पिछले चुनाव में उसने जमकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा का विरोध किया। तो वो कुल मिलाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि प्रदेश में एक छत्री की हुकूमत है, ठाकुरवाद चल रहा है और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने छत्री वोटों का एकदम मोह छोड़ दिया। ब्राह्मण वोट भी उनको बहुत नहीं चाहिए, उनको समझ में आ रहा है कि अगर मैं जो दलित मिल गया तो मुझे और कुछ नहीं। तो इसीलिए पहले अवधेश प्रसाद को आगे किया, रामजी लाल सुमन को आगे किया, उसके बाद इंद्रजीत सरोज जो हमारे पड़ोस में कौशाम्बी से विधायक हैं, उनका लड़का इस समय संसद का यंगेस्ट सांसद है, तो फिर उसको आगे किया। और इंद्रजीत सरोज ने खड़े होकर मंदिरों को, देवी देवताओं को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो ये अखिलेश यादव का एक अपना तरीका है जहां पे वो अपने पार्टी के दलित नेताओं को आगे करके उनको एक तरह से सनातन के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। वो परेशान है कि साहब ऐसा ना हो कि जो हिंदू एकता नजर, सनातन एकता कुंभ में नजर आई, वो चुनाव तक जारी रह जाए। और ऐसे में जाति जनगणना ही उनको अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र नजर आया। लेकिन जाति जनगणना जितनी बिहार में आपने जितना हाहाकार देखा, उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पे एक आपके पास नेता है भाजपा के पास, जो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में साहब उन्होंने दिखा दिया कि वो जो बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा था, उन्होंने उसको साबित कर दिया। और एक रहोगे सेफ रहोगे भी उन्होंने साबित कर दिया। इसलिए जातिगत जनगणना को ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी उसका असर होगा, और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर ज्यादा होगा। श्रीकांत जी।